A very good afternoon, everyone. So today we will discuss the topic that is jaundice in newborn, right? So this topic is from unit number 11. So let's start with it. First of all comes the definition. So whenever it comes to jaundice in newborn, that means the bilirubin level is up, right? So the yellowish discoloration of skin and the mucosa, which is caused by hmm, So it is the yellowish discoloration of the skin and the mucosa, which is caused by accumulation of excess of bilirubin in the tissue and plasma. ठीक है. सो बेसिकली क्या है, जो बिलीरुबिन का लेवल है वो ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, टिश्यूज के अंदर और प्लाज्मा के अंदर, राइट. सो न्यूबॉर्न्स के अंदर हम बिलीरुबिन लेवल जो है वो ज़्यादा कितना कंसिडर करते हैं, लाइक इफ द सीरम बिलीरुबिन लेवल इज मोर देन 7 mg पर डेसीलीटर. ठीक है. तो अगर 7 mg पर डेसीलीटर से ज़्यादा है सीरम बिलीरुबिन का लेवल, तब हम उसे बोलते हैं कि वो एक्सेस में हो गया, और उसकी वजह से क्या होता है, येलो डिस्कलरेशन हो जाती है स्किन की और म्यूकोजा की. ठीक है. सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ जॉन्डिस इन न्यूबॉर्न. देन नेक्स्ट कम्स द प्रोसेस. ठीक है, कि जो बिलीरुबिन है वो कैसे कैसे कन्वर्ट होता है, कैसे कैसे वो ब्रेक डाउन होता है, कैसे कैसे वो यूटिलाइज होता है. ठीक है. तो ये नॉर्मल मैकेनिज्म जो है वो है. ठीक है. सबसे पहले क्या है, एक्स्ट्रा वेस्कुलर और इंट्रावेस्कुलर हीमोलिसिस होता है. ठीक है, जो आरबीसीज का ब्रेकडाउन होता है, राइट. सो उससे जो है क्या रिलीज होता है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्लस एल्ब्यूमिन, उससे जो है वो रिलीज होता है. अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है, ठीक है, वो आपका हिपैटोसाइट्स के अंदर, ये अब हम पढ़ रहे हैं ब्लड ब्लड का हीमोलिसिस हुआ. ठीक है. और ब्लड के अंदर क्या हुआ, आरबीसी का हीमोलिसिस हुआ, उससे क्या रिलीज हुआ, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन प्लस एल्ब्यूमिन. देन हिपैटोसाइट्स जो है वहाँ पे क्या चेंजेस आते हैं, जो हिपैटोसाइट्स होंगे उसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है वो जाएंगे, एंड दैट राइट. सो अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो है, ठीक है, वो हिपैटोसाइट्स सेल्स के हेल्प से, ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन से कॉन्जुगेट बिलीरुबिन में कन्वर्ट होता है. ठीक है. और देन आफ्टर दैट, ठीक है, वो जो कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन है वो बाइलरी सिस्टम में जो है वो एंटर करता है. ठीक है. बाइलरी सिस्टम में एंटर करने के बाद, ठीक है, वो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और वहां से वो बिलिनोजन में कन्वर्ट होगा. ठीक है, विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरियल प्रोटीएजेस. ठीक है. और ये जो यूरोबिलिनोजन है, ठीक है, वो 10% जो है वो चला जाएगा पोर्टल वेन से. ठीक है. पोर्टल वेन से होता हुआ वो किडनी में जाएगा. ठीक है. देन और बाकी का जो 90% है यूरोबिलिनोजन, वो कहाँ जाएगा, 90% फीसिस से एक्सक्रीट आउट हो जाएगा. ठीक है. और जो 10% यूरोबिलिनोजन जो है पोर्टल वेन से होता हुआ किडनी तक गया था, ठीक है, वो भी एक्सक्रीट हो जाएगा यूरिन में से. 90% जो है वो फीसिस से एक्सक्रीट होगा, जो 10% होगा वो पोर्टल वेन से होता हुआ किडनी से होता हुआ एक्सक्रीट आउट हो जाता है यूरिन से. सो दिस इज व्हाट हैपेंस इन द नॉर्मल मैकेनिज्म. ठीक है. इसे हम बोलते हैं लाइक कॉन्जुगेशन जो होती है बिलीरुबिन की, है ना, वो ये कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है नॉर्मल. देन कॉजेस क्या है न्यूनेटल जॉन्डिस के. so, सबसे पहला कॉजेस है फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस. ठीक है. फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में क्या होगा, इट यूजुअली अपीयर्स ऑन सेकंड एंड थर्ड डे एंड डिसअपीयर्स ऑन 7 to 10 डे. जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस है, ठीक है, वो यूजुअली अपीयर हो जाता है सेकंड और थर्ड डे पे जब न्यूबॉर्न पैदा होता है, और वो डिसअपीयर हो जाता है अपने आप 7th और 10th डे पे. इन टर्म इन्फेंट लेवल में बी 6 to 8 mg पर डेसीलीटर ऑन थर्ड डे. टर्म इन्फेंट का मतलब क्या है, वो बेबी जो कि बिल्कुल टर्म पे पैदा हुआ है. टर्म का मतलब है जिसने 40 वीक जेस्टेशन के जो है वो कंप्लीट किए हैं, या जो एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी पे डिलीवर हुआ है. ठीक है. उससे हम टर्म इन्फेंट बोलते हैं. तो उसके अंदर जो है वो लेवल हम कंसिडर करते हैं 6 to 8 mg पर डेसीलीटर, नॉर्मल कंसिडर करते हैं हम थर्ड डे पे. देन आता है आपके कॉजेस क्या है. ठीक है. कॉज ऐसे क्या मतलब रीजन है जिसकी वजह से एक्सेसिव बिलिरुबिन प्रोडक्शन जो है वो न्यूबॉर्न्स में हो जाती है, जो कि हम फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में कंसिडर करते हैं. तो नंबर 1 है कि उनके अंदर जो रेड सेल वॉल्यूम है वो ज्यादा होगा. ठीक है. और रेड सेल वॉल्यूम ज्यादा है तो ऑब्वियसली जो रेड सेल डिस्ट्रक्शन का रेट होगा वो भी. ट्रांसिएंट डिक्रीज इन कॉन्जुगेशन. ठीक है. मतलब क्या है, एक रीजन ये होता है कि जो कॉन्जुगेशन का प्रोसेस है जो हमने पढ़ा है हेपाटोसाइट्स में होता है अनकॉन्जुगेटेड से कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में
कन्वर्ट होता है, तो वो डिक्रीज कैसे होता है प्रोसेस, तो उसमें कुछ न्यूबॉर्न्स में वो डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से उनका फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस। नेक्स्ट है इंक्रीज इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन, ठीक है, तो कई बार क्या आता है जो इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन है वो ज्यादा होती है, जिसकी वजह से दिस फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस कैन अकर। देन है डिक्रीज हेपेटिक एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है, कई बार क्या है कि हेपेटिक एक्सक्रीशन ऑफ बिलिरुबिन जो है वो डिक्रीज हो जाती है ड्यू टू सम काइंड ऑफ हेपेटिक ऑब्स्ट्रक्शन, ठीक है, लीवर में किस तरह की ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से। देन डिक्रीज लीवर सेल अपटेक ऑफ बिलिरुबिन, ठीक है, और कई बार क्या होता है कि जो लीवर सेल है, ठीक है, वो प्रॉपरली बिलिरुबिन को जो है वो उठा नहीं पाते हैं, ठीक है, तो वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो ब्लड में घूमता रहता है और प्लाज्मा में घूमता रहेगा, जिसकी वजह से देयर कैन बी फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, राइट। देन ये था फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस, ठीक है। देन आता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस आपको मैंने बताया सेकंड टू थर्ड डे पे अराइज होता है न्यूबॉर्न्स के अंदर, ठीक है, और 7 डे पे अपने आप रिजॉल्व हो जाता है। देन कम्स पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के एब्सोल्यूट फीचर्स जो हैं, इसमें क्या होगा, जो न्यूबॉर्न जो है वो जब डिलीवर होगा, ठीक है, तो विद इन द डिलीवरी ऑफ द न्यूबॉर्न 24 आवर्स ऑफ बर्थ, उसके मतलब उसके बर्थ के 24 घंटे के अंदर अंदर उसको जॉन्डिस जो है वो हो जाता है। सो दैट इज पैथोलॉजिकल जॉन्डिस, राइट। सो इसके अंदर अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो है दैट इज मोर देन 12.9 mg पर डेसीलीटर इन अ टर्म इन्फेंट, मतलब जो बेबी है वो टर्म पे डिलीवर हुआ है और उसका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो है वो 12.9 से ज्यादा है, राइट। देन अगर बेबी प्री टर्म है, राइट, तो अगर उसका अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन लेवल जो है इट इज मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर, तब हम उसे कंसिडर करते हैं कि उसे जॉन्डिस हुआ है, राइट। then bilirubin level increasing at the rate of more than 5 mg per deciliter per day, मतलब उस न्यूबॉर्न का जो फिर बिलिरुबिन का लेवल है वो पर डे में 5 mg पर डेसीलीटर के हिसाब से इंक्रीज होता जा रहा है, राइट। सो दैट इज एब्सोल्यूट फीचर ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। देन नेक्स्ट है कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन। कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन इज मोर देन 2 mg पर डेसीलीटर, ठीक है, जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन है दैट इज मोर देन 2 mg पर डेसीलीटर। देन नेक्स्ट कम्स क्लिनिकल जॉन्डिस परसिस्टिंग मोर देन 1 वीक इन अ टर्म इन्फेंट और 2 वीक्स इन अ प्री टर्म इन्फेंट, ठीक है, जैसे हमने फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस में पढ़ा कि वो 5 to 7 डेज में रिजॉल्व हो जाता है अपने आप, ठीक है, तो ये वाला जो जॉन्डिस है, ठीक है, वो टर्म इन्फेंट के अंदर 1 हफ्ते से भी ज्यादा का टाइम लेता रहता है, मतलब वो ठीक नहीं होता, रिजॉल्व नहीं होता, और प्री टर्म के अंदर वो 2 हफ्ते भी चलता रहता है। सो दैट आर द एब्सोल्यूट फीचर्स ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। देन अब आता है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉजेज, वो हमने डिस्कस करे थे फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस के कॉजेज। नाउ कम्स कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। सो व्हेन देयर इज एक्सेसिव रेड सेल हेमोलिसिस, मतलब जो आरबीसी डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज्यादा हो रही है, ठीक है, एंड इट कैन बी ड्यू टू हेमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न। हेमोलिटिक डिसीज ऑफ न्यूबॉर्न की वजह से हो सकता है, मतलब कि जो बच्चा है वो न्यूबॉर्न जो है उसके अंदर कोई हेमोलिटिक कोई डिसीज है, जैसे कि आरएच इनकम्पैटिबिलिटी है, वो भी हम नेक्स्ट टॉपिक में ये प्रॉब्लम जो है वो डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन आता है सेप्सिस स्पेशली विद ई कोलाई, अगर उस न्यूबॉर्न को कोई इन्फेक्शन हुआ है, स्पेशली इफ द इन्फेक्शन इज ड्यू टू द ई कोलाई बैक्टीरिया, सो दैट कैन बी द मेन कॉज फॉर एक्सेसिव रेड सेल डिस्ट्रक्शन, जिसकी वजह से उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस होता है। देन नेक्स्ट इज ब्लड एक्स्ट्राविसेशन, ठीक है, ब्लड एक्स्ट्राविसेशन में आपका देखिए जैसे कि सिफेलोहेमेटोमा, मतलब सिफेलोहेमेटोमा उसको फॉर्म हो गया है डिलीवरी के टाइम पे, हेड पे बहुत ज्यादा प्रेशर था बच्चे के, ठीक है, उसकी वजह से वहां पे हेमेटोमा फॉर्म हो गया है। या फिर आईवीएच, आईवीएच मींस इंट्रावेंट्रिकुलर हैमरेज, मतलब उसके ब्रेन के अंदर जो है वो हैमरेज हुआ है, ठीक है, सो दैट कैन बी वन रीजन फॉर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। देन आता है डिफेक्टिव कॉन्जुगेशन ऑफ बिलिरुबिन। नेक्स्ट कॉज है पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का कि अगर कॉन्जुगेशन का प्रोसेस जो है वो अच्छा नहीं है, डिफेक्टिव है, प्रॉपर नहीं है, ठीक है, परफेक्ट नहीं है, मतलब क्या था, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो था वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट हो रहा था, लेकिन अगर वो अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो कॉन्जुगेटेड में कन्वर्ट नहीं हो रहा है, ठीक है, दैट कैन लीड टू पैथोलॉजिकल जॉन्डिस ऑफ न्यूबॉर्न, ठीक है। और इसका रीजन क्या होता है, बेसिकली जो कंजुगेशन का प्रोसेस है अनकॉन्जुगेटेड से जो कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो रहा है बिलिरुबिन, ठीक है, वो एक एंजाइम होता है यूरिडीन डाइफॉस्फेट ग्लूकुरोनिल ट्रांसफेरेज, ठीक है, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं यूडीजीटी। अगर ये एंजाइम जो है, ठीक है, इसकी कंजेनिटल डेफिशिएंसी है बच्चे के अंदर, ठीक है, तो उसकी वजह से उसको पैथोलॉजिकल जॉन्डिस हो सकता है। देन ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, पैथोलॉजिकल जॉन्डिस का एक और रीजन है जिसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं एज ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस, ठीक है। लाइक अगर बेबी जो है वो ब्रेस्ट फीड लेता है, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होगा, कुछ स्पेसिफिक स्टेरॉइड्स और फैटी एसिड्स होते हैं ब्रेस्ट मिल्क में,
ठीक है, जो कि इस UDGT जो एंजाइम मैंने आपको बताया उसकी एक्टिविटी को इनहिबिट करते हैं। ठीक है, तो कुछ बच्चों में ब्रेस्ट मिल्क जॉन्डिस हो सकता है, विच इज ऑल्सो वन कॉज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। देन नेक्स्ट है कोई मेटाबॉलिक या एंडोक्राइन डेफिशिएंसी है बच्चे के अंदर, जैसे कि हाइपोथायराइडिज्म है उसको, सो दैट कैन बी वन रीजन फॉर पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। देन नेक्स्ट है इंक्रीज इंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन लाइक पाइलोरिक स्टेनोसिस। ठीक है, अगर उस पर्टिकुलर न्यूबॉर्न को, ठीक है, पाइलोरिक स्टेनोसिस वाली की वजह से कोई प्रॉब्लम है। पाइलोरिक स्टेनोसिस में क्या होता है, जो हमारा पाइलोरिक स्फिंक्टर होता है उसमें नैरोइंग हो जाती है। ठीक है, तो उस वजह से जो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन जो है वो ज्यादा हो जाती है। ठीक है, जिसकी वजह से पैथोलॉजिकल जॉन्डिस को हो सकता है। देन नेक्स्ट कम सब्सटेंस एंड डिसऑर्डर that affect binding of bilirubin to albumin। ठीक है, मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस या ड्रग्स जो हैं बच्चे को दी गई हैं, या उसको ऐसी कोई कंडीशन है जैसे हाइपोथर्मिया है, ठीक है, जिससे कि उसका जो बिलिरुबिन है, ठीक है, वो इफेक्टिवली जो है वो बाइंड नहीं हो पा रहा, ठीक है, एल्ब्यूमिन के साथ, राइट। सो दैट कैन बी द कॉजेज ऑफ पैथोलॉजिकल जॉन्डिस। देन नेक्स्ट कंडीशन आती है आपकी, इसी के अंदर ही है ये टॉपिक भी, दैट इज हाइपर बिलिरुबिनेमिया। ठीक है, हाइपर बिलिरुबिनेमिया का मतलब क्या है कि ब्लड के अंदर बिलिरुबिन का लेवल जो है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, सो पहले तो हमने जॉन्डिस पढ़ा, जॉन्डिस के हमने बता दिया कि 7 mg पर डेसीलीटर से अगर ज्यादा अमाउंट है तब हम उसे जॉन्डिस बोलते हैं। लेकिन अगर ये अमाउंट जो है, ठीक है, 12 mg पर डेसीलीटर से क्रॉस कर जाता है, मतलब जो बिलिरुबिन का लेवल जो है वो 12 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है, then we classify it as hyperbilirubinemia of the newborn। ठीक है, देन इसमें आपके दो आ जाते हैं, अनकॉन्जुगेटेड, कई बार अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल ज्यादा होता है, कई बार कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का जो लेवल है वो ज्यादा होता है। ठीक है, सो अब अनकॉन्जुगेटेड का जो है वो क्यों ज्यादा होगा वो हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कॉन्जुगेटेड का लेवल ज्यादा कब होता है वो हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन जो है वो 12 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा कब हो जाता है, when like there is hemolytic disease due to RH और ABO incompatibility। ठीक है, मतलब कि अगर RH incompatibility है बच्चे को, या फिर उसको ABO incompatibility है, ठीक है, so that can be one reason। देन अदरवाइज प्री मेच्योरिटी, अगर बेबी प्री मेच्योरली डिलीवर हुआ है तो भी अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन का लेवल जो है वो ज्यादा होने के चांसेस होते हैं। देन है G6PD डेफिशिएंसी। G6PD जो एंजाइम है, ठीक है, वो भी हेल्प करता है कॉन्जुगेशन में, राइट। तो अगर उसकी डेफिशिएंसी है तो दैट कैन बी वन कॉज। देन इन्फेक्शन, अगर बच्चे को किसी तरह का इन्फेक्शन है, स्पेशली विद ई कोलाई हमने डिस्कस किया था, उसकी वजह से अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन हाइपर बिलिरुबिनीमिया जो है बच्चे को हो सकता है। देन कुछ ड्रग्स हैं जैसे कि एस्पिरिन, ठीक है, so that drugs can cause the higher levels of unconjugated bilirubin in the blood of newborn। then cephalic trauma हमने पढ़ा है। then क्रिटिनिज्म क्या है, तो का लेवल जो है वो ज्यादा हो सकता है। then next comes conjugated bilirubin के जो है लेवल्स 12 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा किस किस कंडीशन में होंगे, लाइक इफ द न्यूबॉर्न इज हैविंग हेपेटाइटिस, ठीक है, या उसको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, या उसको टॉर्च इन्फेक्शंस है, ठीक है, या उसको ट्राइजोमी है, ट्राइजोमी 18 है या ट्राइजोमी 21 है, ठीक है, या फिर गैलेक्टोसीमिया है उसको, या फिर जो उसकी बाइल डक्ट है, बाइल डक्ट जो है बच्चे की उसमें नैरोइंग है, ठीक है, सो दीज ऑल कैन लीड टू higher or greater levels of conjugated bilirubin in the blood of the newborn, right। तो इस दोनों में डिफरेंस समझिए कि जो जॉन्डिस है उसमें जो बिलिरुबिन का लेवल होगा दैट विल बी मोर देन 7 mg पर डेसीलीटर, और हाइपर बिलिरुबिनीमिया में क्या होगा, द वैल्यू विल बी मोर देन 12 mg पर डेसीलीटर। ठीक है, तो दो अलग कंडीशंस हैं वैसे ये। सो डायग्नोसिस ऑफ नियोनेटल हाइपर बिलिरुबिनीमिया, ठीक है। अब इसमें जो आप पिक्चर देख पा रहे हैं, ठीक है, इस पिक्चर में क्या है, अगर हेड वाला जो ये है, ठीक है, एरिया जो है, अगर यहाँ पे इतना एरिया जो पेल है दैट इज 5 mg पर डेसीलीटर हम उसको मान लेते हैं, ठीक है। देन उसके बाद ये चेस्ट वाला एरिया जो है, इतना एरिया जो है वो अगर पूरा पेल हो रखा है तो 10 mg पर डेसीलीटर है, ठीक है, और अगर हम लाइकस से नीचे वाला है तो 12 mg पर डेसीलीटर है। अगर यहाँ नीज तक है, ठीक है, और नीज के नीचे तक है तो 15 mg पर डेसीलीटर, और अगर पूरा का पूरा बेबी हेड टू टो तक पेल है तो हम उसे कंसिडर करते हैं कि इट इज मोर देन 15 mg पर डेसीलीटर, ठीक है। देन लेबोरेटरी स्टडीज हम कौन कौन सी करेंगे, ठीक है, लेबोरेटरी स्टडीज में आपका आ जाएगा सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है वो
12 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा होगा एंड इट रिक्वायर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन, राइट। देन टोटल कॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन एंड अनकॉन्जुगेटेड बिलिरुबिन, इनके लेवल्स हम चेक करेंगे। देन कंप्लीट हीमोग्राम करेंगे, उसमें सीबीसी आ जाएगा, ब्लड काउंट आ जाएगा, पूरा सारा करना है हमने, पूरा कंप्लीट हीमोग्राम, ठीक है। देन ब्लड ग्रुपिंग करनी है एबीओ, फॉर एबीओ इनकम्पैटिबिलिटी और फॉर आरएच स्टेटस, ठीक है, आरएच पॉजिटिव है बच्चा या आरएच नेगेटिव है। देन डायरेक्ट कूम्स टेस्ट जो है वो हम करेंगे इन्फेंट के अंदर, उससे भी हमें इसका पता चलेगा, ठीक है। देन सीरम एल्ब्यूमिन लेवल जो है वो हमने चेक करने हैं। देन अदर लेबोरेटरी टेस्ट करेंगे, जैसे कि यूरिन है, कल्चर है, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ऑस्मोटिक फ्रेजिलिटी है, थायराइड और लिवर फंक्शन टेस्ट हम करेंगे। देन G6 PD स्क्रीनिंग करेंगे देखने के लिए कि उसकी डेफिशिएंसी तो नहीं है, ठीक है। देन रेडियोलॉजी एंड अल्ट्रासोनोग्राफी। So these all were the tests which we are going to do in case of jaundice of newborn. Then next terms comes कर्निकटेरिस, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक हमने पढ़ा जॉन्डिस, जॉन्डिस में जो लेवल है बिलिरुबिन का दैट इज मोर देन 5 mg पर डेसीलीटर, है ना। देन हमने फिर पढ़ा हाइपर बिलिरुबिनीमिया, उसमें जो वैल्यू होती है वो 12 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा हो जाती है, ठीक है। देन नेक्स्ट आपका आ जाता है कर्निकटेरिस। कर्निकटेरिस में क्या है, जो वैल्यू है दैट इज मोर देन 20 mg पर डेसीलीटर, इट्स नॉट md, इट्स mg पर डेसीलीटर, इससे यहाँ पे करेक्शन कर लेना आप, ठीक है। सो it is a pathological condition characterized by yellow staining of the brain by unconjugated bilirubin resulting in neural injury, ठीक है। इसमें क्या होगा, ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, जो ब्रेन होगा हम बच्चे का, उसमें येलो स्टेनिंग जो है वो हर जगह नजर आएगी, ठीक है। और इसके अंदर जो सीरम बिलिरुबिन लेवल जो है दैट एक्सीड्स मोर देन 20 mg पर डेसीलीटर, तब हम उसे बोलते हैं कर्निकटेरिस, जब ब्रेन की इन्वॉल्वमेंट हो जाती है, ठीक है। और ब्रेन के कौन कौन से एरियाज अफेक्ट होते हैं इसके अंदर, डाटा बेसल गैंग्लिया, क्रेनियल नर्व न्यूक्लियाई, ठीक है, एंड देन हिप्पोकैम्पस, ब्रेन स्टेम न्यूक्लियाई एंड हॉर्न सेल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। तो ये सारे एरिया जो है ब्रेन के अफेक्ट हो जाते हैं, राइट, मतलब उसमें येलो स्टेनिंग हो जाती है, बिलिरुबिन वहां जाके डिपॉजिट होना शुरू हो जाता है। देन क्लिनिकली कैरेक्टराइज्ड बाय लेथार्जी, हाइपोटोनिया, बच्चा जो है वो थका रहेगा, एक्टिव नहीं होगा बिल्कुल भी, ठीक है। हाइपोटोनिया होगा, मतलब कि उसको रिफ्लेक्सेस जो है उसके वो पुअर होंगे, पुअर फीडिंग होगी एंड लॉस ऑफ नियोनेटल रिफ्लेक्सेस, जो बच्चों के अपने रिफ्लेक्सेस पढ़े हैं सारे, रूटिंग रिफ्लेक्स होता है, ठीक है, और भी आपने सारे रिफ्लेक्सेस पढ़े हुए हैं पीडियाट्रिक्स में, तो वो सारे रिफ्लेक्सेस जो है इसके अंदर कम हो जाएंगे या खत्म हो जाएंगे। देन सीवियर इलनेस, प्रोस्ट्रेशन, ठीक है, सीवियर इलनेस में आपका आ जाएगा, सीवियर जब बच्चे को सीवियर इलनेस होगी, ठीक है, तो जो बच्चा होगा वो प्रोस्ट्रेशन होगा, उसको रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होगा और फाइनली ओपिस्टोटोनस हो जाएगा, ठीक है। ओपिस्टोटोनस का मतलब क्या होता है, साइड लाइन जैसे होता है, बच्चे की पूरी बॉडी एक साइड पे जाएगी और उसकी नेक जो है वो पीछे की तरफ हो जाएगी, हाइपर एक्सटेंडेड हो जाएगी, जैसे टेटनस की जब किसी को प्रॉब्लम हो जाती है, टेटनस की बीमारी होती है ना जो, ठीक है, उसके अंदर ओपिस्टोटोनस स्टेट हो जाती है, पूरी बॉडी अकड़ जाती है और नेक जो होती है वो हाइपर एक्सटेंडेड हो जाती है, सो दैट इज ओपिस्टोटोनस, ठीक है। देन हाइपरपैरेक्सिया विल बी देयर, हाइपरपैरेक्सिया इज द फीवर ज्यादा होगा उसको, हाई ग्रेड फीवर विल बी देयर। देन कन्वर्जेंस होंगी, एनलार्ज्ड, देन देन हाइपरपैरेक्सिया, देन कन्वर्जेंस, ठीक है, कन्वर्जेंस भी देखने को मिलेंगी। देन द लीवर विल आल्सो बी एनलार्ज एंड स्प्लीन भी एनलार्ज होगी, ठीक है। देन आता है इसका ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट करने के इसका क्या है, हमने डबल सरफेस फोटोथेरेपी देनी है बच्चे को, डबल सरफेस फोटोथेरेपी, ठीक है। देन एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन एक इसका ऑप्शन रहता है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन हम करते हैं। और बारबिचुरेट ड्रग्स जो होती हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है, बारबिचुरेट ड्रग्स जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस बिलिरुबिन के लेवल को कम करने के लिए, ठीक है। सो मैनेजमेंट में आपको हम डिटेल में अभी बताऊंगी। इसमें फोटोथेरेपी सबसे पहले आपके आती है, फोटोथेरेपी। फोटोथेरेपी आपने देखा होगा निक्कू में, नर्सरी में पढ़ा होता है, हॉस्पिटल्स में ये ऐसे एक टेबल रहता है, ठीक है, एक टेबल रहता है और उसके ऊपर लाइट जल रही होती है और उसमें हम बच्चे को बिल्कुल नेकेड जो है वो लेटाते हैं, ठीक है, सिर्फ उसके जो जेनिटल एरिया होगा और जो आईज होती हैं उसको हम कवर करते हैं, क्योंकि वो जो लाइट है वो बच्चे के जेनिटल ऑर्गन्स को और आईज को अफेक्ट कर सकती है, ठीक है। सो इट इज डिसकंटिन्यूड व्हेन सीरम बिलिरुबिन लेवल कम्स डाउन टू 13 mg पर डेसीलीटर। तो जैसे ही लेवल जो है वो 13 mg पर डेसीलीटर से कम आ जाएंगे, ठीक है, तब हम इसको जो है वो डिसकंटिन्यू कर देते हैं इन टर्म बेबीज में, ठीक है। और प्री टर्म बेबीज में अगर इसका लेवल 11 mg पर डेसीलीटर से कम आ जाता है तब हम इसको बंद कर देंगे, ठीक है। अच्छा, ये फोटोथेरेपी जो है, ठीक है, इसके अंदर जो हम लाइट
यूज करते हैं, ठीक है, उसकी वेवलेंथ कितनी होती है, दैट इज 420 टू 480 नैनोमीटर। आप लोग आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देंगे तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है, राइट। देन आता है डबल फोटोथेरेपी। डबल सरफेस फोटोथेरेपी में क्या होता है, ओवरहेड लाइट भी होती है एंड लाइट फ्रॉम बिलो, ठीक है, मतलब टेबल के नीचे से भी बच्चे को लाइट देंगे हम, और ओवरहेड लाइट भी होती है इसके अंदर, और फाइबर ऑप्टिक ब्लैंकेट इज मोर इफेक्टिव, और फाइबर ऑप्टिक ब्लैंकेट भी हम कई बार देते हैं, है ना। देन कॉम्प्लिकेशंस क्या होती हैं फोटोथेरेपी की, फोटोथेरेपी की कॉम्प्लिकेशंस है वाटरी डायरिया, स्किन रैशेस, डिहाइड्रेशन हो जाता है, और सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट जो है वो ब्रॉन्ज बेबी सिंड्रोम है, मतलब बच्चे का जो स्किन कलर है वो ब्रॉन्ज कलर का हो जाता है, जैसे कांसे का कलर होता है ना, उस कलर का हो जाता है, ठीक है। एंड प्लस फोटोथेरेपी कैन ऑल्सो लोअर द कैल्शियम लेवल्स, है ना, और रेटिनल डैमेज हो सकता है, इसलिए हमने बच्चे की आईज जो है वो कवर करनी है व्हेन द बेबी इज केप्ट अंडर द फोटोथेरेपी, ठीक है। और फोटोथेरेपी को आपने मेरे ख्याल से डिटेल में पीडियाट्रिक्स में भी पढ़ा होगा और ज्यादा, ठीक है। देन फार्माकोलॉजिकल थेरेपी में मैनेजमेंट क्या आ रही है आपकी, फिनोबार्बिटॉन, ठीक है, फिनोबार्बिटॉन ड्रग है, ठीक है, वो आप इसमें दे सकते हैं। उससे क्या होगा, बिलीरुबिन, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन लेवल, अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन जो होगा दैट विल गेट कन्वर्टेड इनटू कॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन, ठीक है, और वो एक्सक्रीट आउट भी हो जाएगा थ्रू फीसेस एंड यूरिन, राइट। और डोजेज इसकी जो हम बारबिटूरेट्स किसमें देंगे, ड्रग जो लेंगे, मेडिसिन का नाम है फिनोबार्बिटॉन, और डोजेज इसकी रहेगी 10 mg पर केजी ऑन डे 1 एंड देन 5 to 8 mg पर केजी फॉर नेक्स्ट 4 days, ठीक है, तो वेट के हिसाब से देना है। देन प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट हम मदर को भी इसमें दे सकते हैं, मदर को हम 2 वीक्स तक डिलीवरी होने से 2 हफ्ते पहले, ठीक है, मदर को भी हम बारबिटूरेट्स दे सकते हैं, फिनोबार्बिटॉन दे सकते हैं, ताकि उसके बेबी को ना हो, तो 20 mg पर केजी की डोज जो है वो दी जाती है, ठीक है। सो दिस इज अ पिक्चर शोइंग फोटोथेरेपी। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो, बिफोर फोटोथेरेपी देखो बच्चे का जो स्किन कलर है वो पेल है, और आफ्टर फोटोथेरेपी उसका जो स्किन कलर है सही हो, मतलब नॉर्मल हो गया है, ठीक है। देन आता है आपका एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन में हम क्या करते हैं, डबल वॉल्यूम एक्सचेंज रिप्लेसेस 85% ऑफ सर्कुलेटिंग रेड ब्लड सेल। तो डबल वॉल्यूम एक्सचेंज में हम क्या करते हैं, मतलब उससे बेनिफिट क्या होता है कि 85% जो सर्कुलेटिंग आरबीसीज होते हैं वो एक्सचेंज हो जाते हैं, ठीक है, और उससे बिलीरुबिन का लेवल जो है वो भी रिड्यूस हो जाता है बाय 50%। इंडिकेशंस क्या है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन के, ठीक है, इंडिकेशन ये है, अगर बच्चे का जो बिलीरुबिन लेवल है वो 1 mg पर डेसीलीटर पर आवर इंक्रीज होता जा रहा है इन स्पाइट ऑफ फोटोथेरेपी, ठीक है, तो ये इसका बहुत बढ़िया इंडिकेशन है, ठीक है। देन टू इम्प्रूव एनीमिया एंड कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर इन न्यूबॉर्न, ठीक है, बच्चा एनीमिक भी है, न्यूबॉर्न जो है एनीमिक है, प्लस कंजेस्टिव कार्डिक फेलियर के चांसेस उसको लग रहे हैं, तो उसमें हम एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं, ठीक है। The serum bilirubin level is more than 12 mg per deciliter in first 24 hours and then more than 20 mg per deciliter in neonatal period। तो ये भी एक इसकी इंडिकेशन है कि अगर बिलीरुबिन का लेवल जो है वो 12 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है डे 1 पे, या फिर नियोनेटल पीरियड में, तो नियोनेटल पीरियड में अगर 20 mg पर डेसीलीटर से ज्यादा है, तो ये इसकी अनदर इंडिकेशन है एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की, ठीक है। Then when phototherapy fails to prevent the rise in bilirubin to toxic level, एक और इसकी इंडिकेशन है कि बच्चा आपने फोटोथेरेपी में डाला हुआ है, लेकिन फोटोथेरेपी से उसको जो बिलीरुबिन का लेवल है वो ठीक नहीं हो रहा, आप एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन जो, ठीक है बच्चे। नेक्स्ट आ गया आपका कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकती है, एयर एम्बोलिज्म हो सकता है, थ्रोम्बोसिस हो सकता है, हाइपरवोलेमिया हो सकता है, एक्सचेंज ट्रांसफ्यूजन की कॉम्प्लिकेशंस आ रही है। देन रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, फ्लाईओवर दूर है, चलते रहो। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, देन हाइपोथर्मिया, एसिडोसिस, इन्फेक्शन, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, कार्डियक अरिथमियाज, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, कोगुलोपैथी एंड नेक्रोटाइजिंग एंटराइटिस, ठीक है। तो ये सारी कॉम्प्लिकेशन जो हैं, इन सभी टर्मिनोलॉजी से आप फेमिलियर हैं, as you have already studied all these terminologies in medical, you are so this is all about the, I hope this talks to you. If you're having any doubts, you are free to ask for your queries. Thank you so much for your attention.